हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज संडे का दिन है और आपको पता है कि हर संडे को मैं आपके लिए एक लेक्चर लेकर आता हूं, दैट इज ऑन एमसीक्यू सीरीज। तो आज हम उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 7 कवर करेंगे, जहां पर हमने जितने भी मैंने पुराने क्वेश्चंस कराए हैं इस वीक में, उन सबको कवर करेंगे। उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे, उसके लॉजिक के बारे में बात करेंगे। इसके साथ मैं आपके साथ एक और अनाउंसमेंट शेयर करना चाहता हूं कि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि अक्टूबर में मैंने अपनी एमसीक्यू सीरीज शुरू की है। उसको मैंने स्टार्ट किया था मंथली बेसिस पे। काफी सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया फॉर प्रिपेयरिंग फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्जाम। कोई पीएसयू की तैयारी कर रहा है, कोई आरबीआई की कर रहा है, कोई सेबी की कर रहा है। देयर आर सम पीपल फ्रॉम यूजीसी मैनेजमेंट, देयर आर सम पीपल फ्रॉम ईएसआईसी, कोई स्टेट लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है। तो जहां पर भी आपका मैनेजमेंट का सिलेबस आता है, आप वहां पे उसको ज्वाइन कर सकते हो, काफी अफोर्डेबल है। तो आज मैं उसके नवंबर सीरीज की अनाउंसमेंट कर रहा हूं। तो नवंबर के लिए हम रजिस्ट्रेशन आज से शुरू कर रहे हैं एंड मोस्ट प्रॉबब्ली द न्यू बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 1st of November। ठीक है, तो आप में से जो भी लोगों को लगता है आप मंथली बेसिस पे इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 12 मॉक टेस्ट्स एंड 8 लाइव सेशंस, जहां पर मैं आपको प्रैक्टिस भी कराता हूं, साथ में सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, एक्सप्लेनेशन देता हूं, प्लस सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर देता हूं आपको। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है और जिनको ज्वाइन करना है, दे आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। ये काफी अफोर्डेबल है। अगर आप पर टेस्ट के हिसाब से देखें तो इट इज हार्डली कॉस्टिंग यू 40 रुपीज। ये 40 रुपए से भी कम आपको कॉस्ट करता है। तो मुझे लगता है कि दैट विल बी, अब मतलब इससे ज्यादा सस्ता कुछ हो नहीं सकता था। मुझे लगा कि दैट विल बी मोर देन, और जितना मैं इसके लिए एफर्ट डाल रहा हूं, आप अगर देखोगे जो लोग इसको कर रहे हैं मेरे साथ, वो देख सकते हैं मेरा एफर्ट इसमें कितना ज्यादा लगता है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज सेशन एंड दैट इज ऑन लेक्चर नंबर 7 ऑन एमसीक्यू सीरीज मैनेजमेंट, राइट? ओके, तो इस वीक में जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने था, दैट वाज क्वेश्चन फ्रॉम द मार्केटिंग एरिया। मार्केटिंग से ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था एंड द क्वेश्चन सेज दैट द ऑरेंज जूस मैन्युफैक्चरर नो दैट द ऑरेंज जूस इज मोस्ट ऑफन कंज्यूम्ड इन मॉर्निंग्स। ज्यादातर सिचुएशंस में ऑरेंज जूस जो है मॉर्निंग में कंज्यूम होता है। हाउएवर दे वुड लाइक टू चेंज दिस, वो इसको चेंज करना चाहते हैं एंड टू मेक द ड्रिंक एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड्स ड्यूरिंग द डे। मतलब वो चाहते हैं कि दिन में भी उनकी सेल्स और ज्यादा बढ़ जाए और ज्यादा उनकी कंजम्पशन बढ़े। तो ये वन ऑफ द वेज होता है जिससे आप मार्केट में डिमांड को और ज्यादा पुश कर सकते हो, जब आप उनकी नंबर ऑफ यूसेज आप बढ़ा देते हो। ठीक है, तो विच फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन विच दे वुड नीड टू वर्क विथ, कौन सा सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे यूज करोगे? जेंडर तो बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल से कुछ भी लिंक्ड यहाँ पर नहीं है, तो जेंडर से लिंक तो कुछ है नहीं। बेनिफिट सेगमेंटेशन भी यहाँ पे नहीं आएगा, जो कि मैक्सिमम लोगों ने आंसर किया था। इनफैक्ट मैं देख रहा हूं कि ऑलमोस्ट 250 पीपल में से 60% लोगों ने बेनिफिट सेगमेंटेशन का। यहाँ पर बेनिफिट की तो कोई बात ही नहीं हो रही। बेनिफिट की कौन सी बात की कंपनी ने यहाँ पे, कि वो कोई ऐसा कोई नई चीज ऐड कर रही है, कोई नया बेनिफिट ऐड कर रही है प्रोडक्ट में, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, एज और लाइफ साइकिल भी नहीं होगा। तो बच गया क्या हमारे पास? ओकेजन सेगमेंटेशन, कि आप किसी ओकेजन पे उसकी यूसेज को बढ़ा रहे हो, राइट? तो जब भी आप किसी ओकेजन पे किसी जगह पर आप उसका मॉर्निंग इवनिंग डे में उसके चीजों को बढ़ा रहे हो, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ओकेजन सेगमेंटेशन। So this was the first question from the marketing segmentation. Moving on to the question number 2. Question number 2 था जो कि हमारा फाइनेंस सेक्शन से आता है, that is from the accounting part, that is called abnormal cost. कौन सी कॉस्ट कहते हैं? अब यहां पर काफी सारे ऑप्शंस थे। फर्स्ट ऑप्शन वाज कॉस्ट नॉर्मली इनकर्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। नहीं, ये नहीं होगा, दैट इज नॉट एबनॉर्मल कॉस्ट। यहां पर मैं देख रहा हूं ऑलमोस्ट 430 पीपल हैव रिस्पोंडेड एंड आउट ऑफ विच 87% लोगों ने आंसर किया है दैट कॉस्ट नॉट नॉर्मली इनकर्ड एट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, और यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ स्कोर हमारा जो हो जाता है वो 1 ऑल हो जाता है, राइट? पिछले क्वेश्चन में मैं जीत गया था, इस क्वेश्चन में आप जीत गए हो। ज्यादातर लोगों ने एबनॉर्मल कॉस्ट के बारे में बिल्कुल सही बताया है। तो एबनॉर्मल कॉस्ट मेनली वो कॉस्ट होती है जो कि एबनॉर्मल टाइम्स में इनकर करती है कंपनी। जैसे कोई फायर लग गई, कोई शटडाउन हो गया, उस सिचुएशन में आपको एबनॉर्मल कॉस्ट जो है वो इनकर होती है, राइट? आई होप आपको ये क्लियर होगा। Moving on to the question number 3. Question number 3 जो था that was from organizational culture, और इस बार क्वेश्चन ये था that the ability to successfully interpret and adapt to the different national, organizational and professional culture. तो कोई भी कंपनी के पास अगर कोई एबिलिटी है कि वो किसी भी तरह के कल्चरल एडेप्टेशन को कर पाए, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? नेशनल कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आएगा, ग्लोबल डेवलपमेंट नहीं आएगा, स्टेक होल्डर सेंसिटिविटी भी नहीं आएगा। द आंसर इज कल्चरल इंटेलिजेंस। बिल्कुल
कोई भी कंपनी अगर कल्चरली इंटेलिजेंट होगी तो वो किसी भी कंट्री में जाते ही वहां के कल्चर को समझेगी और वहां पर लोकल, कहते हैं ना, बी ग्लोबल एक्ट लोकल। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है कि हमेशा ग्लोबल रहो लेकिन जो स्ट्रैटेजीज बनाओ वो लोकल बनाओ। और इसका क्लासिक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, दैट इज कॉल्ड मैकडॉनल्ड्स। अब मैकडॉनल्ड्स अगर आप देखो फॉरेन कंट्रीज में कहीं पर भी आलू टिक्की बर्गर नहीं बेचती है, बट उसको पता है इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जहां पर कि आलू को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। पोटैटो इज वन ऑफ द मोस्ट लव्ड इंग्रेडिएंट इन आवर कुकिंग एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे आर, वो यहां पर इतना ज्यादा, वन ऑफ द हॉटेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज आलू टिक्की बर्गर। वी ऑल नो दैट एंड वी ऑल कंज्यूम इट, राइट? So that is the reason why आपको कल्चरली इंटेलिजेंट बनना पड़ता है। इनिशियली मैकडॉनल्ड कल्चरली इंटेलिजेंट नहीं था, ये भी मैं आपको बता देता हूं। When they came to India, वो बाहर में बीफ के बर्गर्स बेचते हैं, उन्होंने इंडिया में भी बीफ के बर्गर्स बना दिए थे। आप चाहो तो ये न्यूज सर्च भी कर सकते हो और उसके बाद मैकडॉनल्ड्स के स्टोर के साथ क्या हुआ था वो भी एक बार सर्च कर लेना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी किसी कंट्री का कल्चर समझे और उसको अडैप्ट करे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Moving on to the question number 4. Question number 4, the goal of the organization dash is to capture the heart and mind of employees, challenge them and evoke the emotion and dreams. तो कहने का मतलब है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी चीज, क्या वो विजन है, क्या वो मिशन है, क्या वो कल्चर है, क्या वो स्ट्रैटेजी है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा लोग एम्प्लॉइज के हर्ट एंड माइंड में होनी चाहिए एंड मोर इंपॉर्टेंटली वो उनके इमोशन और ड्रीम को आगे बढ़ाए, उनके इवोक करे उसको। तो मोस्ट प्रोबेबली द आंसर आप यहां पे देखोगे मैक्सिमम लोगों ने कल्चर आंसर किया है, जबकि कल्चर जो है वो रॉन्ग आंसर है। कल्चर इज नॉट द करेक्ट आंसर। कल्चर तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है और लोग उसको फॉलो करते हैं, राइट? लेकिन विजन क्या होता है? राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हम विजन और मिशन स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। मिशन का मतलब होता है हु वी आर एंड विजन का मतलब होता है वेयर वी वांट टू बी। तो वेयर वी वांट टू बी इज अ पार्ट ऑफ ड्रीम्स, कि आप कहां पहुंचना चाहते हो, क्या सपने हैं आपके, कहां तक जाना चाहते हो। दैट इज व्हाट विजन इज ऑल अबाउट, राइट? सो दिस इज द रीजन व्हाई द आंसर वुड बी विजन। तो स्कोर हो जाता है 2 all. Okay, moving on to the next question, and the next question is the traditional view of conflict argues that, जो ट्रेडिशनल व्यू था conflict का वो क्या कहता था? Cannot be avoided, नहीं। Indicate the malfunctioning within the group, is it good for the group? No. And improve productivity? No. तो आंसर वुड बी द बी, जो कि सही आंसर किया है। Approximately 600 plus people have answered and they have answered it correctly. Why? Because जो ट्रेडिशनल व्यू था, मैंने कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया हुआ है, बार बार लेक्चर दिए हुए हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हो। मैंने वहां पर क्लियरली बताया था कि ट्रेडिशनली क्या हुआ था, कंफ्लिक्ट को लोग गलत मानते थे। लोग कहते थे कि अगर कंफ्लिक्ट हो गया तो ये गड़बड़ हो गया, काम खराब हो गया, ठीक है, और माल फंक्शनिंग है, दिस इज नॉट गुड, ये होना नहीं चाहिए। तो दैट इज द रीजन व्हाई यहां पे जो आंसर होगा दैट वुड बी बी, राइट? मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन नंबर 6 वाज मैडीज का जो मॉडल है वो किस चीज का मॉडल है? और यहां पर मैं देख रहा हूं मैक्सिमम लोगों ने आंसर कर दिया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मॉडल, जो कि रॉन्ग आंसर है। मैडीज का जो मॉडल है दैट इज अ पर्सनालिटी मॉडल। और यहां पे देखिए आप 706 लोगों ने आंसर किया है और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप अपना दिमाग नहीं लगाते, आप देखते हो मैक्सिमम वोट्स कहां पे डल रही हैं और आप वही वोट डाल देते हो। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर आपका आंसर करेक्ट है और आप सच में सीरियस होकर किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कम से कम अपने क्वेश्चंस और अपने रॉन्ग आंसर्स पे तो खासकर ध्यान दीजिए, राइट? तो पर्सनालिटी का मॉडल दिया था। एक्चुअली में मैडीज ने क्या दिया मैं आपको बता देता हूं। मैडीज ने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस किया था पर्सनालिटी की थ्योरीज का। गूगल में सर्च भी कर सकते हो, आपको मिल जाएगा मैडीज बुक ऑन पर्सनालिटी कंपैरेटिव एनालिसिस। आप ये बुक देख सकते हो, राइट? एंड दैट इज द रीजन व्हाई मैडीज इज नोन फॉर हिज पर्सनालिटी कंपैरेटिव एनालिसिस। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो, इसका लॉजिक समझ में आ गया हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को अगर पसंद करते हैं डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आप मेरी नवंबर सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने लिंक का फॉर्म का लिंक और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। होपफुली मेरी नॉलेज आपके बहुत काम आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सून। बाय बाय।